हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और मेंस के आंसर राइटिंग हम लोग कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आप लोग को एक क्वेश्चन दिए गए थे। ये क्वेश्चन देखिए, ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग टेंशन में आ जाइएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन कराना जरूरी है। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि भूदृश्य संरचना, प्रक्रम और अवस्था का फलन है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो अब ये देखिए, ये आपका डेविस का सिद्धांत पूछे हुए। ठीक है, लिखा कहीं नहीं है कि डेविस का सिद्धांत है, बट ये है क्या, डेविस का सिद्धांत है। ये कैसे डेविस का सिद्धांत है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग से डेविस का सिद्धांत, अगर ये क्वेश्चन अगर आता है तो सीधा सीधा जो डेविस का सिद्धांत है उसको लिखिएगा। ठीक है, कैसे लिखना है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर कैसे लिखना है हम लोग को, तो देखिएगा। तो सीधा स्टार्ट कर देना है डेविस के सिद्धांत को कि अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन अमेरिकी भूगोलवेत्ता डेविस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जियोग्राफिकल एसेज में किया था, जो कि 1889 में इसको उन्होंने पेश किया था। इसी के माध्यम से डेविस ने अपने सिद्धांत अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अपर्दन चक्र की संकल्पना का, जिसके अनुसार किसी भी स्थलाकृति का निर्माण तथा विकास ऐतिहासिक क्रम में होता है, जिसके अंतर्गत उसे कई अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, अब इस कोटेशन के जरिए हम उस जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को कोटेशन बना के और यूज कर लिए हैं। देखिए, यही चीज़ आपको क्वेश्चन में डाल दिया था। ठीक है, इसी चीज़ को, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हिंदी मीडियम है फिर भी कुछ इंग्लिश टर्म को यूज कीजिएगा कोटेशन के रूप में, तो थोड़ा नंबर इंक्रीज होता है। जैसे ए लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, स्थलखंड संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था का प्रतिफल है। WM डेविस के द्वारा बोला गया है। तो इस चीज़ को यहाँ पे कोट कर लीजिएगा, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि लड़का क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुका है। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन पढ़ दे रहे हैं, तो कि चूँकि आप लोग को याद भी हो जाएगा, 2-3 बार वीडियो को देखिएगा तो ये हो सकता है इस बार क्वेश्चन आप लोग को मिल जाए लिखने के लिए। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे डेविस के अनुसार पृथ्वी के सतह पर दो तरह के बल काम करते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। देखिए, धरातल के नीचे से जो बल लगता है वो अंतर्जात बल होता है, और धरातल के ऊपर से जो बल लगता है वो बहिर्जात बल हो जाएगा। बहिर्जात बल में क्या हो जाएंगे, जो कि धरातल को असमतल बनाने का प्रयास करती है। ठीक है, जो धरातल को असमतल बनाने, मान लीजिए ये धरातल है तो नीचे से धरातल को अंतर्जात बल क्या करती है, असमतल, मतलब ये समतल है तो इसको ऊपर ऊबड़ खाबड़, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया या फिर प्लेट विवर्तनिक या फिर धसान हो गया, और बाहर के जो चीज़ें हैं जैसे कि हवा हो गया, नदी हो गया, ये इसको क्या करता है, धरातल को समतल बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो अंतर्जात बल होगा इसमें ज्वालामुखी, भूकंप वगैरह आएंगे। सीधा से याद रखिएगा, ऊपर से जो बल लगेगा धरातल पर वो बाह्यजात बल, और अंतर से जो बल लगेगा वो अंतर्जात बल होगा। ठीक है, अंतर्जात बलों द्वारा धरातल पर विषमताओं का निर्माण होता है तथा बहिर्जात बल इन विषमताओं को दूर करने में प्रयत्नशील होते जाते हैं, अंततः उस भाग को समतल मैदान में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, बहिर्जात बल का जो कार्य होता है कि असमतल मैदान को समतल बनाना। इस प्रकार उस समय के विभिन्न अवस्थाओं, तरुणा, प्रौढ़ा एवं जीर्णावस्था होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये क्षेत्र है तो इस प्रकार से कुछ स्थलाकृति होता है। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए नदियाँ निकलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज जो नदी का होगा वो हो जाएगा आपको कौन सा, तरुणावस्था, इसको डेविस ने कहा था। सेकंड जो ढलान पे जो अवस्था होता है उसको प्रौढ़ावस्था या फिर युवा अवस्था बोले हैं डेविस। और मैदानी क्षेत्र में जब नदियाँ जाती है तो इसको जीर्णा यानी कि वृद्धावस्था के नाम से इन्होंने पुकारा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, तो जिससे होकर इस प्रकार उस समय की अवस्था तरुणा, प्रौढ़ा और जीर्णा के सम्मिलित रूप को जिससे होकर ऊंचा उठा अपक्षय अपर्दन द्वारा समतल मैदान में बदल गया है, अपर्दन चक्र कहते हैं। देखिए, अपक्षय और अपर्दन क्या होता है, अपक्षय होता है किसी भी चीज़ का जो है ना क्षरण होना। ठीक है, क्षरण होना जो है उसका अपक्षय की क्रिया हो जाता है। अपक्षरण मतलब क्षय होना, उस टूट फूट होकर अपने स्थान पर बिखर जाना ही क्षरण, या इसको ऋतु क्षरण भी बोला जाता है। ठीक है, और अपर्दन होता है उस, ये जो क्षरण की चीज़ है एक जगह पे होती है और उस चीज़ को आगे लेकर चले जाने की क्रिया जो होती है ये
अपर्दन की क्रिया होती है, और जिस क्रिया द्वारा ये होता है उसको अपर्दन का दूत कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ टूटा फूटा है, ठीक है, कुछ चीज़ टूट फूट गया, अब ये हवा द्वारा या फिर नदी द्वारा इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके चला गया, तो ये अपर्दन की क्रिया हो गया। और ये जो लेकर गए जैसे हवा या नदी, तो वो अपर्दन के दूत कहलाते हैं, ठीक है। तो यही जो प्रोसेस है इसी को अपर्दन चक्र कहा गया है, ठीक है। इस अवस्था को इस अपर्दन चक्र को डेविस महोदय ने भौगोलिक चक्र का नाम दिया था, ठीक है। अपर्दन चक्र को ही डेविस महोदय ने भौगोलिक चक्र का नाम दिया था। तो अपर्दन चक्र क्या होता है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये उठा हुआ भाग है, ठीक है, ये पर्वतीय क्षेत्र हो गया। अब यहाँ से नदियाँ निकलेंगी, तो ये फर्स्ट स्टेज में क्या होगी, आपको तरुणावस्था, जिसको कि बोला जाता है आपको तरुणावस्था को बोला जाता है, ये स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज जो होता है प्रौढ़ावस्था, इसको युवा अवस्था बोला जाता है। उसके बाद जीर्णावस्था, तीसरा अवस्था इसको वृद्धावस्था बोला जाता है। ये तीन चीज़ हो जाएगा, जिसको कि सामान्य भाषा में अपर्दन चक्र और डेविस ने इसको भौगोलिक चक्र नाम दिया था। तो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। डेविस का सामान्य सिद्धांत यह है कि स्थल रूपों में समय के संदर्भ में क्रमिक परिवर्तन होता है। इनके सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य स्थल रूप का जननिक एवं क्रमबद्ध वर्णन करना था, ठीक है। अब देखिए मान्यताएं, जैसे कि सिद्धांत अगर पूछता है तो उसका मान्यता बताना होगा कि क्या उसका प्रूव कितना उसको प्रूव किया गया है, तो इसको लिखना जरूरी होता है। तो डेविस के सिद्धांत के निम्न मान्यताएं आधारित है। इनका सिद्धांत जो है निम्न मान्यताओं पर आधारित है, जैसे स्थल रूप अंतर्जात एवं बहिर्जात कारकों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल होता है। इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। स्थल रूपों का विकास इस तरह क्रमिक रूप से होता है कि पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के अनुरूप स्थल रूपों का व्यवस्थित क्रमबद्ध अनुक्रम उत्पन्न हो जाता है, अर्थात स्थल रूपों का स्वरूप पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के अनुरूप होता है। नदियाँ जब तक अपनी घाटी को गहरा करती है, जब तक कि वे प्रणवित या क्रमबद्ध ना होकर जांच की स्थिति प्राप्त के बाद नदियाँ पार्श्व अपर्दन, पार्श्व मतलब ऊपरी क्षेत्र का अपर्दन द्वारा अपनी घाटी को चौड़ा ना कर लेता हो। मतलब मान लीजिए कि ये जैसे क्षेत्र है, ठीक है, इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या करती है, अपर्दन, पार्श्व अपर्दन कर करके इस क्षेत्र को क्या करती है, चौड़ा कर देती है, इस प्रकार से। इसी चीज़ को यहाँ पे डेविस महोदय बोल रहे हैं। अब आगे जो इनके सिद्धांत का मान्यता वो है स्थल खंड का उत्थान तीव्र गति से लघु अवधि में पूर्ण हो जाता है। ज्ञातव्य है कि डेविस ने यह भी व्यक्त किया है कि परिस्थितिवश अन्य स्थितियों में मंद गति से उत्थान भी हो सकता है, ठीक है। जब तक उत्थान समाप्त नहीं हो जाता तब तक अपर्दन प्रारंभ नहीं होता है, ठीक। तो ये डेविस के कुछ मान्यताएं थे, जैसे कि बोलते थे कि उत्थान जो है तेज गति से होता है, ठीक है, उत्थान जो है धरातल का तेज गति से होता है, और जब तक उत्थान होते रहेगा तब तक अपर्दन का कार्य शुरू नहीं होगा। पर कुछ स्थिति में हो सकता है कि उत्थान जो है वह धीरे धीरे हो, ठीक है। ये कुछ मान्यताएं थी डेविस के, जिसके आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांत को दिया था। अब क्या करेंगे, तो मेनली जो इनका सिद्धांत था वो एक ग्राफ पे आधारित था, तो इसको देना जरूरी होता है कि आरेख द्वारा डेविस के सिद्धांत का प्रदर्शन, ठीक है। तो डेविस ने समांगी संरचना वाले धरातलीय भाग में उत्थान के साथ अपर्दन चक्र प्रारंभ होता है। यह धरातलीय उत्थान लघु अवधि में अत्यंत तीव्र गति से होता है। उत्थान की अवधि को चक्रीय अवधि के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। इसे अपर्दन चक्र की तैयारी की अवस्था या प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी स्थल खंड का उत्थान हो रहा है, तो जब तक उत्थान होते रहता है तब तक अपर्दन की क्रिया नहीं होता। मतलब डेविस के अनुसार जो है तरुणा अवस्था जो कि फर्स्ट स्टेज है, उस स्टेज में अपर्दन प्रारंभ नहीं होता है। जब ये युवा अवस्था में पहुंचती है तब नदियां तब अपर्दन कार्य प्रारंभ करती हैं। ये यहाँ पर कहने का मतलब यही है आपको। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर निम्न आरेख द्वारा अपर्दन चक्र को प्रदर्शित किया गया है। नीचे आपको ये आरेख बना देना है, ठीक है, सिंपल सा है, इसको आप याद कर जा सकते हैं, ठीक है। एक लाइन खींचना है, यहाँ पे क और ख ये दिखा रहा है आपको, ऊंचाई को दिखा रहा है।
उसके बाद यहाँ क और यहाँ पे ग, ये आपको दिखा रहा है, समय को दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद अ और ब, ठीक है, ये रेखा जो है स्थल खंड के उत्थान को दिखा रहा था। डेविस ने यही बोला था कि ये जो प्रारंभिक अवस्था है ये अ से लेकर स तक या जो होगा आपका तरुणावस्था होगा। तो इस अवस्था में अपर्दन का कार्य प्रारंभ नहीं होगा। यह अपर्दन के लिए धरातल को तैयार करता है अंतर्जात बल, ठीक है। धरातल को असमतल बनाता है, मतलब ऊपर की ओर उठाता है, ठीक है, ऊपर की ओर उठाता है। और जैसे ही ये आपको द हो गया, द से यहाँ पे र, यहाँ पे जब आता है तब ये प्रौढ़ावस्था में यानी कि युवा अवस्था में जैसे ही प्रारंभ होता है तो यहाँ से ये अपर्दन का कार्य शुरू हो जाता है, ठीक है, पहाड़ी ढालों पर। तो इन सभी चीज़ों को, और यह अपर्दन करने के दौरान ये घाटियाँ यहाँ पर बनाती हैं। यहाँ देखिए ये घाटी जो है इसको, उसके बाद यहाँ पे पार्श्व अपर्दन किया है तो ये घाटी यहाँ पे क्या हो गया, चौड़ा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से शीर्ष ढाल हो गया है। उसके बाद मैदानी क्षेत्र में जब नदियाँ जीर्ण यानी कि वृद्धावस्था में जाती हैं तो ये समतल या संप्रदाय मैदान का निर्माण करती है और वहाँ पर एक विशेष प्रकार की आकृति बनाती है जिसे कि मोनाडॉक नाम दिया था विलियम मोरिस डेविस ने, ठीक है। तो इस ग्राफ को याद करना बहुत ज़रूरी है आपको। और ये मान लीजिए कि अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो इसको 3-4 बार बना के आप रट सकते हैं कि एग्ज़ाम में इस फिगर को सही बनाइएगा जैसे बनाया हुआ है, कुछ एडिट उडिट मत कीजिएगा, सीधा इसको छाप दीजिएगा। 3-4 बार बनाइएगा तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने का सिंपल सा चीज़ है कि नीचे क लिखना है, ऊपर खा, एकदम सेम टू सेम रट जाइएगा, ठीक है, सेम टू सेम रट जाइएगा। सविंदर सिंह के भी बुक में देखिएगा इसी प्रकार से लिखा। और देखिए ये लिखना बहुत ज़रूरी है, जैसे यहाँ पे लिखे है ना, चित्र डेविस के अपर्दन चक्र का भौगोलिक प्रदर्शन। ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। आप जब भी इमेज का यूज कीजिए ज्योग्राफी में तो लिखिए ज़रूर एक बॉक्स बना के कि वो किस चीज़ का आप इमेज दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो कर देंगे। अब इसी ग्राफ के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। यूसी, ठीक है, यूसी धरातलीय भाग की सागर तल से निरपेक्ष ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। यह ऊपरी वक्र पहाड़ी के शिखर या जल विभाजकों के शिखर को भी प्रदर्शित करता है, जबकि एलसी निचली वक्र सागर से न्यूनतम ऊंचाई या नदियों की घाटियों को की तली को इंगित करता है। ऊपर जो है वही सब चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है क्षैतिज रेखा जो कि क से ग तक था, यह समय की परिचायिका है। नेक्स्ट है जबकि लंबवत रेखा क ख ऊंचाई सागर तल को दिखाती है, ठीक है। अ से स सागर से अधिकतम निरपेक्ष ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। एकदम सिंपल भाषाएं लिखे हैं, इसको 2-3 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। ब से स रेखा प्रारंभिक सापेक्ष ऊंचाई को दिखाता है। अ द ल रेखा अपर्दन के आधार तल जो कि सागर तल के बराबर होता है को प्रदर्शित करता है। य र रेखा अधिकतम सापेक्षित ऊंचाई को इंगित करता है, ठीक है। स के बाद स्थल खंड का उत्थान समाप्त हो जाता है, ठीक है। स जो है उसके बाद स्थल खंड का उत्थान समाप्त हो जाता है और अपर्दन आपको प्रारंभ हो जाता है और है अपर्दन चक्र की प्रक्रिया। तो अपर्दन चक्र की पॉइंट बाई पॉइंट हर चीज़ को आपको बताते चल जाना है। तो डेविस ने संपूर्ण अपर्दन चक्र को 3 अवस्थाओं में, ऊपर से पढ़ते ही आ रहे हैं, प्रौढ़ावस्था, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था में माना था, जो कि निम्न प्रकार है। अब एक एक अवस्था के बारे में लिखते जाना है, ठीक है। तो तरुणावस्था हो गया, स्थल खंड के उत्थान की समाप्ति के बाद अपर्दन प्रारंभ होता है। पहाड़ के शिखर तथा जल विभाजकों के शिखरीय भाग अपर्दन से प्रभावित नहीं होते क्योंकि प्रारंभ में सरिताएं छोटी तथा दूर दूर होती है। इन लघु सरिताओं से शीर्षवर्ती उद्गम की ओर अपर्दन होता है जिस कारण उनकी लंबाई निरंतर बढ़ती जाती है। अब इन क्षेत्रों में जो है जब भी लिखिएगा तो आपको विशेषता बताना है कि तरुणावस्था में स्थलाकृति किस प्रकार से होती है, उनकी क्या विशेषता है तरुणावस्था की। तो इसको जो है हम लोग पॉइंट वाइज करके दिखा देंगे तो किसका क्या विशेषता है। तो देखिए पहला जो होगा निरपेक्ष ऊंचाई स्थिर रहती है क्योंकि पार्श्विक अपर्दन नगण्य होता है। स र भाग क्षैतिज रेखा अ द के लगभग समानांतर होती है। इन सब चीज़ों को याद कर लेंगे। घाटी के लगातार लंबवत अपर्दन तथा ऊपरी वक्र के न्यूनतम अपर्दन के कारण सापेक्षिक ऊंचाई में निरंतर वृद्धि होती रहती है। घाटियों का आकार भी होता है जिसके पार्श्विक भाग उत्तर ढाल वाले होते हैं। इस तरह गर्ज तथा कैनियन का निर्माण होता है, ठीक है। ये हम लोग विशेषता इसका दिखा दिए, बहुत ज़्यादा लंबा आंसर नहीं खींचना है। फिर सेकंड तुरंत आ जाना है प्रौढ़ावस्था में। इस अवस्था के प्रारंभ होते ही पार्श्विक अपर्दन प्रारंभ हो जाता है अर्थात घाटी
की चौड़ाई बढ़ने लगती है। अधिकांश सरिताएं अपर्दन के आधार तल के अनुरूप प्रणवित मतलब बहना, ठीक है, प्रणवित होती जाती है, ठीक है। उसके बाद इसका विशेषता बताना है, प्रौढ़ावस्था का क्या विशेषता है। घाटी का गर्तन होना, घाटी गर्दन निहायताय कम हो जाता है, ठीक है। घाटी का गर्तन होना मतलब कि गहरा होना, ये कम होने लगता है, ठीक है। घाटियाँ जो है चौड़ी होने लगती हैं। पहाड़ियों तथा जल विभाजकों के शिखरों का भी अपर्दन प्रारंभ हो जाता है। पहाड़ के ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसका अपर्दन ना प्रारंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप ऊपरी वक्र में गिरावट आने लगती है। इस तरह निरपेक्ष एवं सापेक्ष ऊंचाई दोनों में ह्रास होने लगता है। भी आकार की घाटियों का चौड़ी घाटी में परिवर्तन हो जाता है। ये घाटियाँ कम गहरी तथा समतल ढाल या सरल रेखा ये ढाल वाली होती है, ठीक है। मंद ढाल के कारण नदियों का प्रवाह वेग कम हो जाने से उनकी परिवहन क्षमता भी कम हो जाती है, जिस कारण गर्तन मंद पड़ जाता है। नेक्स्ट है जीर्णावस्था। आपको तीसरा जो है था जीर्णावस्था था। नदियाँ जैसे ही निम्नवर्ती या लंबवत अपर्दन का स्थगन मतलब रुक जाता है, उसके बाद जीर्णावस्था प्रारंभ हो जाती है, परंतु पार्श्विक अपर्दन तथा घाटी के चौड़ा होने का कार्य अब भी जारी रहता है। जैसे नदियाँ यहाँ मैदानी क्षेत्र में आया तो नदियाँ क्या होती है, चौड़ा होने लगता है, ठीक है। नदी जो है चौड़ा अपना क्षेत्र फैलाने लगता है। अब इस क्षेत्र की भी विशेषता है। इस क्षेत्र में क्या क्या होगा, तो ऊपरी वक्र में तेजी से गिरावट आने लगेगी, अर्थात निरपेक्ष ऊंचाई तेजी से घटने लगती है। इस अवस्था यानी कि वृद्धावस्था में जल मार्ग ढाल के नितहाय कम हो जाने से, एकदम कम हो जाने के कारण ऊर्जा गति न्यूनतम हो जाती है, जिस कारण लंबवत अपर्दन या घाटी गर्तन नहीं हो पाता है। निरपेक्ष तथा सापेक्ष ऊंचाई दोनों न्यूनतम हो जाती है। घाटी उथली तथा अत्यधिक चौड़ी हो जाती है, जिनका पार्श्विक ढाल अवतल हो जाता है, ठीक है। इस अवस्था में समस्त स्थलखंड निम्न ऊंचाई वाला होता है, जिस पर नदियाँ मेंडर बनाती हुई विस्तृत बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है। मेंडर मतलब टेढ़े मेढ़े मार्ग बनाती हुई नदियाँ चलती है, ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में, जिसको कि मेंडर बोला जाता है। इस प्रकार की जो आकृति बनाती है। इस लगभग समतल मैदान को डेविस ने पेनी प्लेन, ठीक है, पेनी प्लेन या संप्रदाय मैदान कहा था। इसकी सतह पर उत्तल से अवतल, ठीक है, उत्तल से अवतल ढाल वाली ऊंचाई कम ऊंचाई की बिखरी अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती है, जिसको कि मोना डॉग की संज्ञा दी जाती है, जो कि ऊपर दिखाए थे। डेविस मोना डॉग बोला था। जैसे पहाड़ी क्षेत्र ही मैदानी क्षेत्र जो होता है तो इसमें इस प्रकार की जो आकृति बनती है, ठीक है, तो इसी को डेविस जो है बोला था मोना डॉग, ठीक है, मोना डॉग बोला था। अब है डेविस का आलोचना भी करेंगे। जब भी डेविस पे कोई भी सिद्धांत लिखेंगे तो उसका आलोचना जरूर करेंगे। तो इसका आलोचना क्या क्या है, तो डेविस की संकल्पना इंग्लिश भाषा में, इसलिए इनके सिद्धांत का प्रचार एवं प्रसार अधिक हुआ। कुछ भूवैज्ञानिक ने इनके सिद्धांत की प्रशंसा की, जबकि कुछ ने कटु आलोचना की, जो निम्नलिखित है। सर्वप्रथम चक्र शब्द की आलोचना की गई है, क्योंकि चक्र शब्द भ्रामक है। जहाँ से हम प्रारंभ करते हैं वहीं पर अंत होता है, जबकि अपर्दन चक्र में ऐसा संभव नहीं है। तो जैसे डेविस ने अपर्दन चक्र बोला है, तो अपर्दन चक्र का मतलब क्या है, कोई चीज़ अगर इस बिंदु से शुरू होता है तो फिर आकर इसी बिंदु पे खत्म हो जाएगा, तो इसी को चक्र बोलेंगे ना। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। आपको डेविस के अनुसार जो है अपर्दन कहाँ प्रारंभ हुआ, पहाड़ी क्षेत्रों पे प्रारंभ हुआ, ठीक है। यहाँ से प्रारंभ हुआ, नदियाँ यहाँ से निकली पहाड़ी क्षेत्र में, और इसका अंत कहाँ बता रहा है, तो मैदानी क्षेत्र में। तो प्रारंभ यहाँ से हुआ और इसका अंत यहाँ पे हुआ। तो ये चक्र की स्थिति तो नहीं है। चक्र की स्थिति तब होती ना जबकि ये फिर से आके यहाँ पे ऐसे मिल जाता, तब ना होता। तो सबसे पहला आलोचना इसका यही कर देता है कि ये जो चक्र शब्द को प्रयोग किया है, यही सबसे पहला इसका यहाँ पे आलोचना हो जाता है। तो इसी चीज़ को विद्वानों ने इनके सिद्धांत की आलोचना की थी। तो सबसे पहले चक्र शब्द का आलोचना किया था। उसके बाद नेक्स्ट है फिर पेंक आता है, पेंक का आलोचना करता है। पेंक ने डेविस के युवा प्रौढ़ा वृद्धा को भी अस्वीकार किया है। पेंक जो है इसका तीनों अवस्था को अस्वीकार कर देता है, नहीं मानता है। डेविस का कथन है कि कोई भी स्थल
रूप, संरचना, प्रक्रम अथवा अवस्था का प्रतिफल होता है, जबकि पेंक ने इनके स्थान पर स्थल रूप के उत्थान की दर एवं निम्नीकरण की दर तथा इन दोनों दर का तुलनात्मक संबंध बतलाया था। तो यहाँ पर ही तुलनात्मक तो डेविस पेंक का पढ़ना ही है, तो इस चीज़ को वहाँ पे आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, ठीक है, कि जो है पेंक और सबसे ज़्यादा डेविस के सिद्धांत का जो आलोचना किया था वो कौन किया था, पेंक ने ही किया था। तो ये जो है सबसे बड़ा इसका आलोचक पेंक ही था, जबकि दोनों का सिद्धांत में बहुत सारा समानता भी था। तो ये आलोचना वाला में जब आएंगे तो वहाँ पे आप लोग को बता देंगे। उसके बाद है ओम मॉल, ठीक है। ओमल का कथन है कि डेविस ने अपवर्तन चक्र के सिद्धांत को आवश्यकता से अधिक साधारण बना दिया। डेविस ने भूगर्भिक संरचना का अध्ययन न रख कर एक ऊंचे उठे हुए भूभाग पर अपवर्तन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन कर दिया है, ठीक है। डेविस के सिद्धांत की सबसे अधिक आलोचना भू उत्थान तथा अपवर्तन की प्रक्रिया पर की गई है। डेविस ने इन दोनों क्रियाओं को साथ साथ न मानकर अलग अलग माना है, जबकि ऐसा भूभाग पर संभव नहीं है। डेविस क्या बोलता है कि जब उत्थान होते रहेगा तब अपवर्तन नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये स्थल खंड है, यहाँ से उत्थान हो रहा है तो अपवर्तन के कार्य नहीं होगा, जबकि ये पूरा गलत है। जैसे ही धरातल पे थोड़ा सा भी असमानता आएगा अपवर्तन का कार्य शुरू हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो इसका आलोचना हुआ था इसी पे, कि बोला कि पहले उत्थान हो जाएगा, उत्थान जब रुक जाएगा तब इस पे अपवर्तन का कार्य शुरू होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही इसका विवाद का कारण बना था। उसके बाद है इस अपवाद से बचने के लिए डेविस ने भू उत्थान की त्वरित उत्थान को स्वीकार किया था, अर्थात भू उत्थान इतनी अत्यधिक गति से नहीं होती। कोई भी भौगोलिक क्रिया बहुत जल्दी नहीं होती है, उसमें काफ़ी समय लगता है, जबकि डेविस बोल दिया कि भू उत्थान बहुत तेज गति से शीघ्र हो जाता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, शीघ्र गति से होती है उस पर अपवर्तन की क्रिया कार्य नहीं कर पाती है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। डेविस ने उत्थान पूर्ण होने के उपरांत अपवर्तन की क्रिया का प्रारंभ स्वीकार किया, साथ ही स्थलखंड का उत्थान संभवत माना है और यह स्थिति समस्त युवावस्था तक ऐसे ही रहता है, ठीक है। उत्थान की क्रिया को युवावस्था तक खींचकर ले जाते हैं, उसके बाद अपवर्तन का कार्य युवावस्था से प्रारंभ बताते हैं। ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता है कि कोई भी भूभाग अपवर्तन के लिए लंबे समय तक अपवर्तन का इंतजार करे। इस प्रकार डेविस के आलोचना करने में जर्मन वैज्ञानिकों की संख्या अत्यधिक रही थी, ठीक है। तो डेविस का जो सिद्धांत का सबसे ज़्यादा आलोचना जर्मन विद्वानों द्वारा किया गया था, लेकिन फिर भी इनका सिद्धांत जो है वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत इन्हीं का है, डेविस का ही है, ठीक है। तो ये डेविस का अपवर्तन चक्र का सिद्धांत है। आप लोग को लग रहा हो कि बहुत लंबा है, बट ये लंबा नहीं है, लिखिएगा तो लिखा जाएगा। रीज़न क्या है कि हम पॉइंट बाई पॉइंट तोड़ के लिखे हैं। ऐसे लिखिएगा ना तो ये लगभग है 2.5 3 पेज का ही। तो मेरा पेज थोड़ा छोटा है, इस वजह से ये चला गया 7 पेज में, A4 पेज नहीं है, तो स्कैन करके किए हैं, इस वजह से आप लोग को दिख रहा है। आप लोग लिखिएगा तो 3 पेज में ये लगभग ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा वर्ड नहीं है, 250-300 वर्ड ही है। तो इस प्रकार से डेविस के सिद्धांत को आप लोग 2-3 बार पढ़ लीजिएगा और वीडियो को देख लीजिएगा, तो हमको लगता है कि याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डेविस और पेंक के अपवर्तन चक्र का तुलनात्मक वीडियो बनाकर आप लोग को दे देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।